अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पापा, आखिरी बार कह रहा हूं मैं, आप लोग मेरी बात मान लें, वरना शादी तो मैंने फायजा से ही करनी है, बेशक आप लोग शरीक हों या ना हों। हसन के दो टोक अंदाज पर निम्रा ने भड़क कर उसे देखा और बोली, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? माँ बाप से इस तरह बात करते हैं? मैं कहती हूँ आखिर फायजा में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो तुम उसकी खातिर सारे ज़माने से लड़ने चले हो? और मिशाल में क्या कमी है जो तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो? और मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप औलाद को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी जानदार मखलूक हैं, बल्कि सोचने समझने की सलाहियत से मालामाल अशरफुल मखलूकात, जिसकी अपनी भी कोई राय हो सकती है। बात मिशाल को रिजेक्ट करने की नहीं है अम्मी, वो यकीनन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हसन खान के लिए नहीं, किसी और के लिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे फायजा और हसन एक दूसरे के लिए बने हैं। मगर हसन बेटा, क्या फायजा के घर वाले मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे अब्बू? फायजा इकलौती बेटी है उनकी, उसकी खुशी का तो ख्याल करेंगे ना। मगर मैंने तो सुना है कि फायजा की मंगनी उसके मामू के बेटे से हो चुकी है। उफ़्फ़ो अब्बू, वो बस एक बात थी जो फायजा की मम्मी और उनकी भाभी में हुई थी, कोई बाकायदा मंगनी वगैरह नहीं हुई थी। फिर वो उसका मामूजाद आमिर एक आम सा लड़का है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जॉब कुछ भी तो मुझसे बेहतर नहीं है। फिर भला फायजा के पेरेंट्स उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे, जबकि वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और यही बात सबसे अहम होती है ना अब्बू। उफ़्फ़ो वकार, ये क्या बातों में उलझ रहे हैं? साफ साफ हसन से कह क्यों नहीं देते कि अगर हम इसकी आज तक हर जिद मानते आए हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर जायज़ व नाजायज़ बात हमेशा ही मानते रहेंगे। वालदैन का बरसों का तजर्बा औलाद को घाटे का सौदा करते नहीं देख सकता। निम्रा ने बाप बेटे दोनों को एक सांस में डांटा था, मगर बेटा भी तो उसी का था। तन कर बोला, अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी शादी होगी तो फायजा से, और बस, इसके सिवा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये मेरे खाने के लिए आइसक्रीम या साइकिल, मोटर बाइक लेने की जिद नहीं है जो आपने नुकसान गंवा दिए कि पहले ही तबीयत ठीक नहीं, आइसक्रीम खाने से गला ख़राब हो जाएगा, या साइकिल का फ़लाम ब्रांड लो, या मोटर बाइक अगले साल लेकर देंगे, वगैरह वगैरह। और मैंने आपकी कोई बात जूं की तुम मान ली, कोई थोड़ी ज़िद करके मनवा ली। अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है, अपना नफ़ा नुकसान मैं खुद अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि फायजा से शादी करके मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा मसला है। आप दोनों प्लीज़ मेरी बात मान लें तो अच्छा रहेगा। आइंदा इस सिलसिले में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। हसन एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया था। निम्रा और वकार खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। फिर निम्रा ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और सिसकियां लेते हुए बोली, देखा ना वकार, आपने वो हमें कैसा ऑर्डर देकर गया है, जैसे। और फिर वो फूट फूट कर रो दी। तभी कमरे में हिना दाखिल हुई। अरे ममानी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? क्या मामू से लड़ाई हो गई है? मगर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नानी अम्मा कहती हैं मामू ने शादी के लिए खुद आपका नाम लिया था, गोया पसंद की बल्कि मोहब्बत की शादी है ना मामू? वो वकार मामू की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराई तो वो भी हंस दिए। निम्रा भी आंसू साफ करते हुए हैरान और शर्मिंदा सी हो गई। अरे शरीर लड़की, बेपरकी मत उड़ाया कर। मज़र और वो तुम्हारा गपलू उस्मान कहाँ है? मज़र ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए लाहौर गए हैं मवानी, इसलिए मैं इधर अम्मी के घर आ गई थी। उस्मान को भी अम्मी के पास ही छोड़ कर आई हूँ। नानी अम्मा भी मेरे साथ आने के लिए तैयार थीं, मगर जब ये मालूम हुआ कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूँगी तो तौबा करके बैठ गई। अरे अम्मा को तो तुम्हारी ड्राइविंग पर कभी भरोसा नहीं होगा। वकार हंसे और फिर बोले, निम्रा तो कह रही थी कि आज हम अम्मा को लेने चलेंगे, बस अभी यही प्रोग्राम बना रहे थे। अच्छा ममानी, आप बताएं, आप क्यों रो रही थी? अरे बेटा, तुम ही समझाओ ना हसन को, मिशाल में क्या कमी है? हसीन है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर मैं आपा को इशारा भी कर चुकी हूँ, अब किस तरह कहीं और रिश्ता जोड़ लूँ? निम्रा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। प्लीज़ ममानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? फायजा भी अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर हसन की पसंद है। फ़र्ज़ करें अगर हसन आपके कहने से मिशाल से शादी कर ले, तो क्या वो मिशाल को वो मोहब्बत दे सकेगा जो एक बीवी का हक होती है? इस तरह तो मिशाल की भी हक तलफी होगी ना। और मैं आपको बताऊं, मिशाल भी ये जानती है
कि फ़ायज़ा और हसन एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। वो खुद भी हसन से शादी नहीं करेगी, मगर हिना बेटा, रक्षंदा आपा का सामना कैसे करूंगी? वो तो बुरा मानेगी ना। निम्रा अभी भी तजब्जुब में थी। ममानी, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं? आप तो जानती हैं ना कि फ़हद कहीं शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, और मुझे तो यकीन था कि वो ज़रूर बाहर से कोई गोरी ही लेकर आएगा। मगर अभी उस्मान की बर्थडे की फ़ोटोग्राफ्स उसे भेजी थी, तो 3 दिन पहले उसने मुझे ईमेल भेजी। उस्मान की बर्थडे की मुबारकबाद देने के बाद पूछता है, ये लेमन सूट वाली लड़की कौन है? और जानती हैं ममानी, वो लेमन सूट वाली लड़की मिशाल है। मैं आज आपसे यही पूछने आई थी कि अगर हसन मान गया है तो फिर भांजी होने की हैसियत से यकीनन आपका हक पहले है। आप मुझे गलत मत समझिएगा ममानी कि मैं अपने भाई की राह हमवार करने के लिए आपको हसन के लिए फ़ायज़ा का रिश्ता लेने के लिए कह रही हूँ। वो जो नानी अम्मा कहती हैं ना कि जोड़े अर्श पर बनते हैं, तो गालबन यही बात है। चुनाचे अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं क्या अम्मी से भाई के लिए मिशाल के मुतालिक बात करूं? वकार ने चुप चुप सी अपनी बेगम निम्रा को देखा और बोला, ठीक है हिना बेटा, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? मिशाल यूं भी हमारी ही बेटी है और फ़हद भी अपना ही बेटा है। हसन की शादी के कार्ड छप कर आ रहे थे कि रक्षंदा आपा मिठाई का डब्बा लिए पहुंची। हमने भी मिशाल और फ़हद की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अगले माह फ़हद पाकिस्तान आ रहा है, तो उसके आने के दूसरे रोज़ मेहंदी के फंक्शन पर निकाह हो जाएगा, फिर बारात, वलीमा, इंशाल्लाह सब खूब धूमधाम से होगा। 2 महीने के लिए आएगा फ़हद। इस अरसे में मिशाल के वीज़ा और पासपोर्ट के मसाइल भी हल हो गए तो साथ ही लेकर जाएगा, वरना वीज़ा लगने के बाद अकेली बाद में चली जाएगी। अल्लाह मुबारक करे, साथ खैरियत के सब मराहिल तय हों, निम्रा ने आहिस्ता से कहा था। हाँ हाँ, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बच्चों की खुशियाँ पूरी करे। सच्ची बात है कि इतनी दूर भेजने के ख्याल से तो मैं कुछ परेशान थी, मगर मिशाल ने तसल्ली दी कि आजकल के दौर में फासले की कोई अहमियत नहीं होती, हर रोज़ बात हो सकती है। 1-2 साल बाद मिलने भी आती रहूंगी। अमेरिका जाने के लिए तो लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और मुझे ये मौका कुदरत दे रही है। फिर फ़हद अच्छा, स्मार्ट, पढ़ा लिखा नौजवान है, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कहती हूँ निम्रा हमारी औलाद ज़्यादा समझदार और हकीकत पसंद है। रक्षंदा आपा की बात पर निम्रा ने सर हिलाया था और सामने सोफे पर बज़ाहिर अखबार पढ़ते वकार ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। हाँ, आजकल तो मोहब्बत नफ़ा नुकसान जान के की जाती है। वकार साहब के जहन में माजी की कुछ पुरानी यादें आती रहीं। वकार इकलौता बेटा था, 4 बहनों का भाई। अम्मा और बहनें तो वारी सदके होती ही थीं। तीनों खाला, दोनों मामू भी उसके बेपनाह लाड उठाते थे, क्योंकि उन सब की बेटियां थीं, बेटा किसी का ना था। छोटे मामू के 2 बेटे हुए, मगर वो वकार से काफ़ी छोटे थे। यूं वकार को ख़ानदान में शुरू से ही एक अहमियत हासिल रही, मगर उसको अम्मा अब्बा की तरबियत का असर कहना चाहिए या वकार की अपनी खूबी कि ना तो फ़ख्र व गुरूर ने उसकी शख्सियत पर असर डाला, ना ही बेपनाह लाड प्यार ने बिगाड़ा। वो एक सुलझा हुआ, आला तालीम याफ्ता नौजवान था। बचपन से अपनी खालाजाद, मामूजाद बहनों के साथ खेलता आया था। न जाने कब बचपन बीता और नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा। शम्मा पड़ोस में रहने वाली बेवा सैयदा खाला की इकलौती बेटी थी। वो भी बचपन से उन सब के साथ खेलती आई थी। बचपन बीता तो वो खेल भी छूट गए। अलबत्ता वकार की बहनों से दोस्ती के नाते अभी भी अक्सर उनके घर आती रहती थी। वकार से भी अक्सर आमना सामना हो जाता था। नौजवानी ने कई हसीन रंग और अनोखे जज्बे दिल में बसा डाले थे, मगर शायद वकार के लिए कोई रंग इसलिए ना था कि शम्मा जानती थी वो एक आम सी लड़की है, गंदमी रंगत, मुतनासिब कदोकामत और मुनासिब नकूश की हामिल, जबकि उसके मुकाबले में वकार की सभी कज़न्स खूबसूरत थीं। फिर वकार ने भी कभी उसे अहमियत न दी थी सिवाय रस्मी बातचीत के। वकार को नूरजहां, इकबाल बानो और फरीदा खानम की गाई हुई गज़लें बहुत पसंद थीं। उस रात भी वो अपने कमरे में लेटा सुन रहा था। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। अम्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो उठ बैठा और टेप रिकॉर्डर का बटन दबाकर बंद कर दिया। आप अम्मा इस वक्त? हाँ बेटा, सुबह मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सलमा खाला के यहाँ जा रहे हैं, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। वकार ने उलझकर उनकी शक्ल देखी थी। भला ये इत्तला मुझे देने की क्या ज़रूरत है, बेशक जाएं। अम्मा कह रही थी तुम्हारे सब मामू खाला सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सभी तुम्हें अपना बेटा समझते हैं।
वहीद के भी बेटे हैं, मगर अभी छोटे हैं। तुम ही सबकी उम्मीद हो। निम्रा बहुत प्यारी बच्ची है, मुझसे तो बहुत ही मोहब्बत करती है। मैं सोच रही हूँ उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर ले आऊं, मगर तुम्हारे अब्बा कहने लगे वकार से भी तो पूछो। मैंने कहा मेरा बेटा है, इनकार थोड़ी ना करेगा, मगर वो फिर भी इसरार करते रहे। तो मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी तो तुम्हें गुजारनी है और बच्चियां तो हमारे घर की सभी अच्छी हैं। फरहा, जमीला, शकीला, रेहाना, फरजाना, मेहरुन्निसा, फ़खरुन्निसा। तुम्हारी फूफी और चचा बेशक कम आते हैं, मगर बेटियां उनकी भी बहुत अच्छी हैं। निम्रा, फ़िरोज़ा, अकीला सब पढ़ी लिखी खूबसूरत ख़ानदानी लड़कियां हैं। तुम जिसका नाम लोगे मेरी तो वही बहू होगी, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा। वकार खामोश था। एक सुरीली आवाज़ जैसे कानों में कहीं दूर से आ रही थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। किस सोच में पड़ गए बेटा? क्या कोई और? नहीं अम्मा, निम्रा आपको अच्छी लगती है ना, तो ठीक है। वकार के बोलते ही अम्मा के चेहरे पर खुशी और फ़ख्र की अनगिनत कुमकुमे रोशन हो गए थे। चंद लम्हे कबल मायूसी और अफसरदगी के जो साए अम्मा की आंखों चेहरे पर लरज़ रहे थे, फ़ौरन मादूम हो गए। उन्होंने फ़ौरन उठकर वकार की पेशानी चूम ली। मेरा बेटा, मेरा लाल। उनके जाने के बाद वो कितनी देर आंखों पे हाथ रख के लेटा रहा। अम्मा का मोहब्बत भरा लम्स पेशानी पर दमकता रहा, महकता रहा। इकबाल बानो और फरीदा खानम की गाई गज़लें कितनी ही देर कमरे की फ़िज़ा में गूंजती रहीं। फिर वो उठा और अपने स्टडी रूम में जाकर कुछ तलाश करने लगा। उसकी बचपन से आदत थी, वो अपनी चीज़ें बहुत संभाल कर रखता था। उसने एक फाउंटेन पेन निकाला जिसकी निब टूट चुकी थी। एक इंटर की इंग्लिश की किताब, उसे खोलकर वो कितनी देर देखता रहा। फिर वो किताब और पेन लेकर कमरे में लौट आया और अपनी अलमारी में रखकर बाहर लॉन में निकल आया। अवाइल मार्च की शब थी और चांद की 14वीं रात की रानी की खुशबू और चांदनी उसे हमरा लिए महवे सफ़र थी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। चांद बहुत दूर था और खुशबू का कोई वजूद नहीं होता। रात बीत रही थी, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। हसन और फायजा हनीमून के लिए शुमाली इलाका जा चुके थे। शादी के हंगामे और फैलावे सिमट चुके थे। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। निम्रा के सर में सुबह से शदीद दर्द था। लेटने पर नींद भी नहीं आ रही थी। वकार साहब ने उन्हें सुकून और नींद की टैबलेट खिलाकर सुला दिया था, जबकि खुद उन्होंने अपनी अलमारी से एक निब टूटा पेन और इंटर की इंग्लिश की किताब निकाली। अपनी स्टडी में चले आए। धीमे धीमे एक पुरसोज आवाज़ गूंज रही थी, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। निम्रा को गज़लें पसंद ना थीं, वो फिल्मी गाने सुनने की शौकीन थी। वकार का जी चाहता तो अपनी स्टडी रूम में आकर सुनते रहते। बरसों पहले के कुछ मंजर, कुछ यादें जहन के पर्दे पर झिलमिलाने लगीं। वकार की छोटी बहन रिफ़त की दोस्ती शम्मा से बहुत ज़्यादा थी। अक्सर दोनों सर जोड़े बैठी रहती, न जाने उनकी बातें क्यों ख़त्म ना होती थीं। एक रोज़ वह काफ़ी सारी लड़कियां इकट्ठी बैठी थीं। शायद पसंद नापसंद का जिक्र हो रहा था। सब लड़कियां अपनी पसंद के किसी न किसी फिल्मी गाने या फिल्म का जिक्र कर रही थीं। शम्मा की आवाज़ आई, मुझे तो नूर जहां, फरीदा खानम और मलका पुखराज की गाई गज़लें पसंद हैं, और हाँ, इकबाल बानो भी बहुत पसंद है। अपने कमरे में बैठा वकार सब सुन रहा था। उसे भी तो यही गुलूकाराएं और गज़लें पसंद थीं। बाहर से शम्मा की आवाज़ आ रही थी, इब्ने इंशा और मुनीर नियाजी की शायरी भी बहुत पसंद है, बल्कि सब अच्छे राइटर्स और शायर मुझे पसंद हैं। हाँ हाँ, पता है हमें, अपनी इल्मियत का रोब मत झाड़ो। हम इस वक्त फिल्म और गाने की बात कर रहे थे। सच कहती हूँ निम्रा, मुझे भी ज़्यादा फिल्में पसंद नहीं और अम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर जब देखती ही नहीं तो क्या बताऊँ तुम लोगों को। निम्रा के जवाब में शम्मा की वजाहत पर वो सब खामोश हो गई थी। फिर उन्हीं दिनों छोटी बहन रिफ़त ने वकार से कहा था, भाई हमारे इम्तिहान करीब हैं और हमारा इंग्लिश का कोर्स ही मुकम्मल नहीं हुआ। सब लड़कियां ट्यूशन पढ़ रही हैं, मुझे और शम्मा को आप पढ़ा दें। अच्छा ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते एक रोज़ वकार पर इंकशाफ हुआ था कि जब शम्मा हंसती है तो उसके दाहिने गाल पर डिम्पल पड़ता है। जब वो मुस्कुराती है तो उसकी स्याह आंखें भी साथ मुस्कुराती हैं और उनकी चमक बढ़ जाती है। वो काफ़ी ज़हीन है, शायरी का ज़ौक़ बहुत अच्छा है। उसे भी सफ़ेद और नीला रंग पसंद है। बारिश और मिट्टी की महक बहुत अच्छी लगती है और यही सब कुछ तो मुझे भी पसंद है। तो क्या मुझे शम्मा से
वकार ने दिल से झिझकते हुए सवाल किया था, मगर वहां तो पहले ही शम्मा फेरोज़ा थी। वो मुतमईन होकर मुस्कुरा दिया था कि वक्त आने पर रिफ़त के ज़रिए अम्मा को बता दूंगा। खाला सैयदा की तो वो वैसे ही बहुत तारीफ़ें करती थी, मगर एक दोपहर खाना खाते हुए वकार ने सुना अम्मा अब्बा को बता रही थी, सैयदा की बेटी का रिश्ता आया हुआ है। लड़का है तो इन्हीं की बरादरी का, मगर पढ़ा लिखा है। लड़की भी पढ़ी लिखी चाहता है और शम्मा बीए कर रही है। तो फिर सैयदा बहन का क्या ख्याल है? अब्बा ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। ये अम्मा की पुरानी आदत थी, वो खाना खाते हुए अब्बा को मोहल्ले भर की सब खबरें तफसील से सुनाती, और वो न सिर्फ सुनते बल्कि भरपूर दिलचस्पी लेते थे। आज वकार को उनकी ये आदत अच्छी लग रही थी। भाई क्या ख्याल होना है, अव्वल तो बेशक पढ़ी लिखी और शरीफ समझदार लड़की है, मगर सूरत शक्ल की तो आम सी है, फिर है भी तो लोहार की बेटी। अब किसी अच्छे ख़ानदान से रिश्ता तो आने से रहा, इस लिहाज से यह रिश्ता बहुत माकूल है। लड़का इंजीनियर है, शक्लो सूरत का भी सुना है अच्छा है। बाप पिछले साल मर गया था, बहन भाई कोई है नहीं, बस एक बूढ़ी माँ है, तो सैयदा को क्यों एतराज़ होगा। वकार का सालन की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया था और वो खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक ज़रूरी काम याद आ गया है अम्मा, किसी को वक्त दिया था, वो इंतज़ार कर रहा होगा। अरे बेटा, पर खाना तो ठीक से खाते ना। तुम्हारी पसंद का आज खड़े मसाले का कीमा बनाया था। जी अम्मा, बहुत खा लिया। और उसी रात अम्मा ने निमरा का जिक्र छेड़ दिया था। वकार ने दिन भर सड़कों पर आवारागर्दी करते करते बहुत कुछ सोचा था। अब अम्मा की आस उम्मीद मोहब्बत भरे मान को तोड़ने की हिम्मत थी और ना कोई फ़ायदा था। अम्मा के फैसले को कबूल करके वो रात भर जागता रहा था। शम्मा एक दूर देश का नाम, वो अजनबी थी, तो अजनबी क्यों ना रही मेरे लिए। अब मेरा वजूद, मेरा घर निमरा की अमानत होगा। मैं पूरी दयानत से अम्मा की मोहब्बत का कर्ज चुकाऊंगा। मुझे ना जाने कब तुमसे मोहब्बत हुई थी शम्मा, मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे नेहा खाना दिल में अपनी बस्ती आबाद कर ली। तुम्हारा नसीब मेरे नसीब में ना था। तुम जिसका नसीब हो, अल्लाह तुम्हें उसके साथ खुश रखे। मैं निमरा का वफादार रहूँगा, लेकिन तुम्हें भी खबर ना होगी कि मेरे दिल का एक गोशा हमेशा तुम्हारी याद की रिमझिम से भीगा रहेगा। एक सूंदी भीगी खुशबू का हिसार हमेशा मेरे गिर्द रहेगा। वो शम्मा जो मेरी तन्हाइयों की साथी और गमगुसार भी है, और एक चुभन और एक कसद भी, उसे मैं कभी ना बता सकूंगा कि वो मेरे दिल की बस्ती के एक कूचे में कैसे आबाद हो गई थी, कि अगर वो मेरी मोहब्बत थी तो उसका एहतराम भी मुझ पर वाजिब था। उसके हसूल की ख्वाहिश में मैं उसे औरों की नज़रों में झुका नहीं सकता था। मेरा एक पेन जो उसके हाथ से गिरकर टूट गया था, और उसकी इंग्लिश की इंटर की वो किताब जो अपने आखिरी पर्चे के रोज़ वो मेरे घर भूल गई थी, उसकी यादगारें जिन पर उसकी उंगलियों का लम्स बाकी था, वो हरूफ जिन पर उसकी निगाहों की हिद्दत बाकी थी, हमेशा मेरे पास रहेंगी। फिर एक शेर यूं ही दिलो दिमाग पर छाता चला गया, यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफ़र, सर पे ख्याल यार की चादर ही जे चलें। इस्लामाबाद के खूबसूरत से बंगले के मकीन मिसेस शम्मा नोमान अली बड़ी बेटी की शादी कर चुकी है। दोनों बेटे ज़ेरे तालीम हैं और अपनी मम्मी पापा को अपनी अपनी पसंद से आगाह कर चुके हैं। नोमान अली कुछ फाइलें खोले सोफ़े की पुश्त से टेक लगाए बैठे हैं। मिसेस नोमान उनके लिए चाय लेकर आई हैं। सामने टीवी स्क्रीन पर मुगनिया नगमा सरा है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। नोमान अली ने मुस्कुराकर अपनी बेगम शम्मा को देखा। आओ भाई बैठो शम्मा, तुम्हारी पसंद की गज़लें आ रही हैं, वरना आम तौर पर वही उछल कूद वाले गाने आते रहते हैं। जी बेहतर, वो भी मुस्कुरा दी। मुझे इस तरह की गज़लें और गीत हमेशा से पसंद रहे हैं, मगर बेगम हम तो समझते हैं हमारा इश्क हमारे सामने है, क्या आप इससे मुत्तफिक नहीं? शम्मा हंस दी। आपकी बातों से आज तक भी इख्तलाफ किया है क्या मैंने? दिल के गोशे से नौमरी की एक याद ने झलक दिखाई थी। वो रिफ़त का पढ़ाकू भाई, उसकी उदास और बोलती आंखों से शम्मा को कुछ अनकही कहानियों के उन्वान मिले थे, जिन्हें उसने अपना वहम समझकर झटक डाला था। बहुत फासले थे उन दोनों के दरमियान, और फिर वकार के ख़ानदान में खूबसूरत लड़कियों की कमी न थी। एक रोज़ वो रिफ़त के घर पढ़ने गई। वकार ने रिफ़त को चाय बनाने के लिए कहा था। उसने चाय का पानी रखा ही था कि उसकी आपा का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन सुनने लगी। पानी खौल रहा था। शम्मा ने चाय बना दी। वो चाय प्यालियों में निकाल रही थी कि वकार किचन में आ गया।
उधर स्टील की पतीली फिसलकर शम्मा के उल्टे हाथ पर जा गिरी। बची हुई गरम चाय और गरम पतीली ने उसका हाथ अच्छा खासा जला डाला था। वकार ने उसका हाथ पकड़कर दवा लगा दी थी, मगर शाम तक जलन होती रही। हल्का सा निशान आज भी बाकी था। शम्मा आज भी कभी कभी तन्हाई में उस निशान पर हौले हौले उंगली फेरती रहती थी। वकार, तुमने तो कभी सोचा भी ना होगा। तुम्हें क्या मालूम कि वो एक लड़की शम्मा, जो शायद तुम्हें याद भी ना हो, कुछ अधूरी सी कहानियों के उन्वानों के ज़ेरे असर आज भी है। आज जबकि उसके बालों में चांदी आ ठहरी है और वो शायरी और फूलों की बातें करने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपने शौहर के आराम और बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में हलकान एक औरत है। बावजूद कोशिश के दिल के एक गोशे से फूटती कच्ची मट्टी की महक छुड़ा नहीं सकी। नाज़रीन, ये थी मोहब्बत की अनकही कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।